देखिए, दो अलग अलग बातें हैं, इसको समझ लीजिए। कारखाना अधिनियम में दो अलग अलग सर्कुलर निकला था, ठीक है। एक सर्कुलर निकला था जिसमें था कि आपको 9 घंटे के कार्य की अवधि को बढ़ा करके कहा गया कि यदि नियोजक चाहे तो ओवर टाइम का पेमेंट करके 12 घंटे तक काम ले सकता है। क्लियर? आवाज जा रही है बराबर? जी सर। हाँ, तो उसमें था कि 9 घंटे के बदले यदि नियोजक चाहे तो 12 घंटे तक काम ले सकता है, बशर्ते कि वो ओवर टाइम का पेमेंट करे। ठीक है, तो एक ये था। और दूसरा था आपको फैक्ट्री एक्ट में जो फैक्ट्री का परिभाषा है, डेफिनेशन है सेक्शन 2M में, उसके लिए जो है सो उसमें चेंज किया गया कि भाई वर्कर्स का नंबर अगर 20 हो विथ पावर और 40 हो विदाउट पावर तब फैक्ट्री माना जाएगा। समझ रहे बात को? ये दो बातें हैं। पहला वाला जो था 9 से 12 घंटा जो हुआ था वर्किंग आवर, वो केवल सेक्शन 54 का पावर लेकर के और सेक्शन 5 का पावर लेकर के किया गया था 3 महीने के लिए। 3 महीने की अवधि बीत गई, उसके बाद उसको एक्सटेंड नहीं किया गया, इसलिए आज के डेट में वो सर्कुलर वैलिड नहीं है। ये सारी बातें आपको वही बता सकता है जो उसमें काम कर रहा है, दूसरा आदमी को नहीं बहुत आइडिया रहता है। दूसरी पॉइंट, जो कारखाना में 20 से 40 वर्कर वाला बढ़ोतरी हुआ था। हेलो, हाँ, दूसरा जो था 20 से 40 वाला, वो जो है आपको वो आपको आज भी कंटिन्यू कर रहा है, क्योंकि उसमें कैबिनेट संशोधन हुआ था और अमेंडमेंट होकर के उसको ऐड कर लिया गया है। राष्ट्रपति का एसेंट लिया गया, क्योंकि एक्ट में अमेंडमेंट स्टेट अकेले नहीं कर सकती है, उसको राष्ट्रपति की सहमति लेनी पड़ती है। तो वो सारा काम हो चुका है, क्योंकि जब कोरोना था उस समय विधानसभा सेशन में नहीं था, तो जो अध्यादेश था, ऑर्डिनेंस था, उस पर गृह मंत्रालय की सहमति लेनी पड़ती है। जब सेशन में आया तो फिर हम लोगों ने उसको कैबिनेट से पारित कराया, दोनों पटल पर रखा, उसके बाद उसको राष्ट्रपति का सहमति, गवर्नर से सहमति के बाद राष्ट्रपति की सहमति लिया, तो अब वो एक्ट में इंसर्ट हो गया है। क्लियर? तो 20 से सर एक क्वेश्चन और था, जो औद्योगिक विवाद था, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो 1948 का है, उसमें 25 टर्म संशोधन किया गया था, जहाँ पे विशेष प्रावधान में 100 कामगार थे, वहाँ पे 300 को कर दिया गया था ऐड। हाँ, वो भी आज के समय में है। वैलिड है या पहले वाला ही 100 है? वो तो है वैलिड, वो आज के समय में है। सर एक क्वेश्चन था। हाँ, एक बार पे एग्जाम में पूछा, कारखाना एवं उद्योग में अंतर। तो उद्योग का डिफिनीशन तो सर कारखाना अधिनियम में नहीं दिया हुआ है। बिल्कुल नहीं दिया हुआ वहां पे, तो उसमें हम लोग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में उद्योग का परिभाषा दिया हुआ है, आईडी एक्ट में, वहां से ले लेंगे। स्क्रीन अगर आप लोग को दिखे तो बताइएगा कि हाँ दिखना शुरू हो गया है। जो दिख रहा है, आवाज जा रही है सभी को? सर आ रही है। ठीक है, सभी लोग अपना माइक खाली म्यूट कर लीजिएगा। अगर किसी हाँ किसी से ठीक है, किसी समय आवाज वगैरह की समस्या हो तो बताइएगा, अदरवाइज फिर माइक म्यूट कर लीजिएगा। ठीक है, ये जो टॉपिक आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, तो ये कोई बहुत नया टॉपिक नहीं है, आप लोगों ने हो सकता है पढ़ा भी होगा, और कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह पढ़ते रहते हैं हम लोग, तो उसके आधार पर जो है सो हम लोग इसमें कुछ पॉइंट, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान जो है, वो उसका कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं कि श्रमिक के लिए नहीं है। पूरा का पूरा संविधान जो है वो श्रमिक के लिए प्रभावी है, लेकिन कुछ पार्ट ऐसे हैं जो कि श्रमिक के लिए ही या श्रमिक के दृष्टिकोण से ज्यादा जो है सो प्रभावी होते हैं। उस पार्ट पर हम लोग चर्चा करेंगे कि कौन कौन सा ऐसा पार्ट है जो श्रमिक के लिए ज्यादा प्रभावी है। ठीक है, बहुत शॉर्ट है, इसमें कुछ खास है नहीं, और इस पर कई बार प्रश्न आया। हमको लगता है कि पिछले बीपीएससी में भी पूछा था इस पर प्रश्न, इस बार वाले में नहीं पूछा। हाँ सर, हाँ, पिछले जी सर 64वीं में 64वीं में पूछा था इस पर। मिसाल सर नेट करके सर पूछता है। हाँ, तो और बहुत सिंपल सा है, कुछ ऐसा खास है नहीं, तो हम लोग इसको थोड़ा डिस्कस कर लें, उसके बाद फिर जैसे होगा आगे चलेंगे। ठीक है, यदि बात की जाए संविधान की, तो संविधान में कई सारे पॉइंट्स हैं जहां पे आपको श्रमिकों के लिए कुछ कुछ बातों का जिक्र है, या अगर हम उसको और ज्यादा एक्सप्लेन करें तो हमको दिखेगा कि नहीं उस श्रमिकों के हितों से, या श्रमिकों के, अभी भी रिक्वेस्ट आ रहा है, एक मिनट में एक्सेप्ट कर लेता हूं, कुछ लोगों को लगता है रिक्वेस्ट आया, वो लेट कर देते हैं, एडमिट। ठीक है,
कोई आएंगे तो अब रिक्वेस्ट नहीं एक्सेप्ट होगा। चलिए ठीक है। तो कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ कई सारी बातें ऐसी लिखी हुई है जो कि दिखता है कि नहीं वो कंप्लीट रूप से श्रमिकों को ज्यादा जोड़ता है या श्रमिकों के अधिकारों की ज्यादा बात करता है। चाहे वो प्रस्तावना के कुछ शब्द हैं, चाहे वो मौलिक अधिकार के कुछ आपको आर्टिकल्स हैं, चाहे नीति निर्देशक तत्व से जुड़े हुए कुछ आर्टिकल्स हैं, 7 शेड्यूल की बात करते हैं हम लोग, और श्रम प्रशासन से संबंधित कुछ बातें जो उसमें उल्लेखित की हुई है। ये जो आपका प्रस्तावना है, आपने इस प्रस्तावना को देखा होगा, इसको उद्देशिका भी कहते हैं। इस प्रस्तावना में आपको जैसे कि पूरा प्रस्तावना आप देखेंगे उसमें लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, अब यहाँ पे जो आपको वर्ड है समाजवादी, ठीक है, पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है। यहाँ पे ये लोकतंत्र शब्द भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन श्रमिकों से के अलावा वो सबके लिए और ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है, सबके हिसाब से है। लेकिन सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय ये सब काफी इंपॉर्टेंट है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता में खास करके जो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ये भी श्रमिकों के लिए काफी इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है। प्रतिष्ठा और अवसर की समता, तो ये सारे वर्ड्स जो हैं ये आपको प्रस्तावना के काफी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे समाजवाद शब्द का जो जिक्र होता है, तो समाजवाद के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, बता सकते हैं ये संविधान में कब आया था समाजवाद शब्द? 1976 वेरी गुड, 1976 में ये 42वें संविधान संशोधन के तहत लाया गया था इसको। जैसा कि हम लोग जानते भी हैं कि जो 42वां संविधान संशोधन है उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, क्योंकि कई सारा उसमें बहुत तरीके का संशोधन हुआ और कई, तो उसमें समाजवाद वर्ड भी जो था वो उसमें आया था। तो समाजवाद अपने यहाँ कैसा समाजवाद है, तो समाजवाद का जो स्वरूप होता है ना, समाजवाद जैसे रसिया में भी माना जाता है समाजवाद है, चाहे चीन में भी समाजवाद का कॉन्सेप्ट माना जाता है, लेकिन अपने यहाँ लोकतांत्रिक समाजवाद है। साम्यवादी समाजवाद जो होता है, जहाँ कम्युनिस्ट विचारधारा का जो समाजवाद होता है, वहां पे राष्ट्र को जो है सारे संपत्ति का अधिकार दिया जाता है। आप लोगों को इस बात का आइडिया होगा, साम्यवादी समाजवाद के बारे में आपने पढ़ा होगा। जो साम्यवादी समाजवाद है, हालांकि ये इस टॉपिक से के हिसाब से नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ जिक्र कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे पॉइंट आया है। तो साम्यवादी समाजवाद जो है वो कम्युनिस्ट माइंडेड जो थॉट होता है साम्यवादी विचारधारा के लिए, जहाँ पे कि राष्ट्र को सारी संपत्ति का मालिक माना जाता है और जो भी लोग हैं, जो भी व्यक्ति है, वो उस राष्ट्र से पोषित होता है, ठीक है। लेकिन जो हमारे यहाँ समाजवाद है वो आपको लोकतांत्रिक समाजवाद है, जो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को मानता है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि राष्ट्र का जो पूरा संपत्ति पे अधिकार होगा और राष्ट्र अपने हिसाब से फिर उस संपत्ति का वितरण करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ संपत्ति का राष्ट्रीयकरण या निजीकरण, उन दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाने का प्रयास किया जाता है। ना तो निजीकरण ही बहुत ज्यादा हो जाए, ना राष्ट्रीयकरण बहुत ज्यादा हो जाए। और निश्चित रूप से जो समाजवाद का जड़ है या उद्देश्य है उसका यही है कि भाई हम समाज में जो भी गरीबी है, बीमारी है, अवसर की असमानता है या जो भी तरह का समस्या है, उन सबको समाप्त करने का, जो सामाजिक समस्याएं हैं, राजनीतिक या आर्थिक समस्या, उन सबको समाप्त करने का प्रयास किया जाए। तो ये वर्ड जो है कहीं ना कहीं श्रमिकों को, आप इस उद्देश्य से सोचिए, आप तो श्रमिकों के लिए भी कई तरह के स्कीम्स लाए जाते हैं अपने यहाँ। तो चूंकि अपना जो है सो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है हमारे यहाँ, और उसमें समाजवादी राज्य में भी है भाई कि जो भी व्यक्ति है वो स्टेट की संपत्ति होती है एक तरह से, ठीक है। हर किसी को ध्यान देना है, हर किसी के बारे में सोचना है, और उसमें जो है सो सबसे कमजोर कड़ी में आपका श्रमिक, गरीब या पिछड़ा वंचित तबका आता है, तो श्रमिक भी उसी में आते हैं। इसीलिए उनके लिए यह वर्ड जो है सो काफी इंपॉर्टेंस रखता है संविधान का समाजवाद शब्द। दूसरा है आपको सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। यहाँ 3 तरह के न्याय की बात करते हैं हम लोग, एक सामाजिक न्याय, दूसरा आर्थिक न्याय और तीसरा राजनीतिक न्याय, ठीक है। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का मतलब क्या हुआ? जैसा कि हम जानते हैं कि अपने समाज में कई तरह का जो है सो भेदभाव है, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे। तो इस तरह का, चाहे महिलाओं के साथ कई तरीके का भेदभाव है, तो चाहे वो जाति के आधार पे भेदभाव हो, चाहे लिंग के आधार पर भेदभाव हो,
चाहे धर्म के आधार पर भेदभाव हो, वंश के आधार पर भेदभाव हो, किसी भी तरीके का सामाजिक भेदभाव है तो उस भेदभाव को समाप्त करना है और उसको सामाजिक न्याय देने का प्रयास करना है, पहला बात। दूसरा है आर्थिक। आर्थिक न्याय का भी वही अर्थ हुआ कि आर्थिक कारण के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ आपको भेदभाव नहीं किया जाएगा। यानी कि यदि कोई गरीब है, यदि कोई अमीर है, तो उसको आर्थिक कारण से उस पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यदि संपत्ति की असमानता है, आय की असमानता है, या धन का केंद्रीकरण हो रहा है, सेंट्रलाइजेशन, धन का केंद्रीकरण मतलब क्या हुआ कि संपत्ति किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के पास जो है इकट्ठी होने शुरू हो गई, पर्टिकुलर लोगों के पास। तो जैसे कि अभी भी हम लोग मानते हैं कि वर्ल्ड में बहुत सारा संपत्ति कुछ ही गिने चुने लोगों के पास है, बाकी संपत्ति में सारे लोग आते हैं। तो इस केंद्रीकरण को भी रोकना है। आर्थिक रूप से हर किसी को सबल बनाने का प्रयास करना है और आर्थिक रूप से किसी के साथ कोई भी भेदभाव ना हो। यानी वो गरीब है तो उसको फलानी जगह, जैसे कि आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट में याद होगा कि कई सारे ऐसे क्लब थे या जगह थी जहां पे कि इंडियंस नहीं जा सकते थे। तो उसका उद्देश्य चाहे उनका ये था कि रंग भेद की नीति अपनाते थे या फिर आर्थिक दृष्टिकोण से भी गरीबी या और भी चीजों को देखते हुए। तो इस तरह का जो समस्या उस समय था उन सबको ध्यान में रखा गया और उसीलिए जब प्रस्तावना बनाया गया तो उनको देखा गया कि भाई ये तरह की समस्या आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद जो है लोगों के सामने नहीं आए। उसी प्रकार से आपको राजनीतिक न्याय हुआ। तो राजनीतिक न्याय का अर्थ हुआ कि जितने भी व्यक्ति हैं उनको समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होगा। किसी भी राजनीतिक दफ्तर में जा सकता है, वो कहीं भी सरकार के साथ जाकर के बातचीत कर सकता है, सरकार के पास पहुंच सकता है। इसके अलावा राजनीतिक जो उसको अधिकार मिलने चाहिए, चाहे वोटिंग राइट्स है या किसी भी तरह की बात है, वो सारे राइट्स उसके पास होंगे। इसीलिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय यह भी जो है सो काफी इंपॉर्टेंस रखता है उन श्रमिकों के दृष्टिकोण से। किन्हीं का माइक कौन है, ऑफ कर लीजिएगा। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि किसी भी व्यक्ति को वास्तविक आजादी या वास्तविक अधिकार तभी मिलेगा जब वो अपने विचारों को व्यक्त कर सकता है। यदि उसके पास विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता नहीं होगी तो उसके बाद जो है सो फिर उस व्यक्ति के लिए उस स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं होगा। इसीलिए विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वह महत्व रखती है और व्यक्ति की गरिमा। अब यहाँ श्रमिक जो है वो भी एक व्यक्ति के रूप में है, एक ह्यूमन बीइंग के रूप में है और उसकी भी गरिमा है और उसकी भी गरिमा और प्रतिष्ठा की रक्षा होनी चाहिए। गरिमा और प्रतिष्ठा की रक्षा कहने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए, सपोज कीजिए आप किसी से काम करवा लिए, ठीक है, आपने किसी से जूता पॉलिश करवाया। आप लोग करवाते हैं, हम लोग सपोज कीजिए किसी लेबर से जूता पॉलिश करवाते हैं जो जूता पॉलिश कर रहा है, ठीक है। जूता पॉलिश करने के बाद उसको पैसा देना है तो उसको एक आदर के साथ न देकर उसको फेंक दिए उसके काउंटर पे। तो इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। कहने के मतलब मैं एक एग्जांपल बस बता रहा था कि हर व्यक्ति की अपनी एक गरिमा है, हर व्यक्ति अपना एक कर्म कर रहा है, वो श्रमिक भी अपना एक कर्म कर रहा है, उसकी भी गरिमा प्रतिष्ठा को जो है कहीं भी ठेस नहीं पहुंचे। तो ये व्यक्ति की गरिमा जो है वो काफी इंपॉर्टेंस रखता है। श्रमिकों के मायने से जो देखा जाए तो और भी ज्यादा इसका जो है सो महत्व है। तो प्रस्तावना के जो ये मेन पॉइंट थे, उसके बाद बंधुत्व है। जैसे विश्व बंधुत्व की बात करते हैं, अगर अपने देश के भी जो नागरिक हैं उनके आपस में भी एक बंधुत्व का संबंध होना चाहिए। तो उस दृष्टिकोण से इस शब्द को भी श्रमिकों से भाईचारे की जो भावना है, ताकि सभी नागरिक जो है आपस में एक दूसरे से जुड़े और एक दूसरे को प्रोत्साहित करें तथा देश के और समाज के कल्याण में आगे बढ़े। तो यह सारा शब्द जो है प्रस्तावना का कहीं ना कहीं श्रमिकों को और नजदीक लेके आता है, जोड़ता है हमारे बाकी के व्यक्तियों से और जुड़ा हुआ महसूस होता है श्रमिकों से। अब आते हैं हम लोग कुछ मौलिक अधिकार पर जो कि श्रमिकों से जुड़े हुए हैं ज्यादा नजदीक से। हालांकि मैंने आपको पहले भी क्लियर किया कि जितने भी इसमें बिंदु हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो केवल श्रमिकों के लिए नहीं है, श्रमिकों के अलावे जो है अन्य सभी के लिए है। और दूसरी बात की जो बिंदु हम नहीं भी डिस्कस कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स में, डीपीएसपी में या संविधान के किसी भी हिस्से में, तो ऐसा नहीं कि वो बिंदु जो है उनका श्रमिकों से संबंध नहीं है, वो बिंदु भी श्रमिकों से संबंधित है, लेकिन जो ज्यादा संबंधित है हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो एक है आपको समता का अधिकार, जिसके बारे में आपने पढ़ा होगा। समता का अधिकार जो है सेक्शन आर्टिकल कितना से कितना तक है? 14 से 18 वेरी गुड, 14 से 18 तक समता का अधिकार है। यानी सभी को बराबर का एक तरह से पावर दिया गया, सब कोई इक्वल है कानून के आगे या संविधान के आगे।
कानून, यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, तो संविधान के समक्ष सभी को बराबरी का अधिकार जो दिया गया है, समता का अधिकार दिया गया सेक्शन 14 से 18। अब इसमें फिर अलग अलग है विधि, जैसे सेक्शन 14 है आपको विधि के समक्ष समता या विधियों का समान संरक्षण भी बोलते हैं इसको। तो ये विधि के समक्ष समता मतलब कानून के आगे अगर कोई मालिक है, नियोजक है, ठीक है, आपको जब भी आंसर लिखना है ना, उसमें इन सब वर्ड को इंसर्ट करना है ताकि वो आंसर जो है श्रमिकों के एंगल से झुकता हुआ दिखे। तो कानून के आगे नियोजक हो चाहे श्रमिक हो, दोनों बराबर है। अगर अपराध करता है नियोजक है चाहे श्रमिक है तो दोनों को बराबर सजा मिलेगी, या जो भी उसका रूल रेगुलेशन है वो दोनों को बराबर फॉलो करना है। विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर जो लॉ है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अब यहाँ पे इस आधार पे भेदभाव नहीं हो सकता कि चलो भाई किसी ने किसी व्यक्ति की हत्या की या कोई दंड अपराध किया तो वो नियोजक है, पूंजीपति वर्ग का है, पैसे वाला है, तो उसको 2 साल की सजा होगी, और जो लेबर है उसको 10 साल की सजा होगी। इस आधार पे आप इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। विधि के समक्ष सब कोई बराबर है। अगर वो श्रमिक है, गरीब है, तब भी उसको उतना ही अधिकार प्राप्त है जितना कि कोई यदि पूंजीपति वर्ग का नियोजक उसका है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, ये बात श्रमिकों के दृष्टिकोण से। दूसरा आपको है धर्म, मूल, लिंग, जन्म स्थान, इन सब के आधार पे विभेद। तो 1 मिनट में थोड़ा स्लाइड को साफ कर दूं। हाँ, तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण है खास करके श्रमिकों के दृष्टिकोण से, क्योंकि श्रमिक जो होते हैं कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से कमजोर होते हैं, पिछड़े होते हैं। तो इसीलिए उनके साथ जो है धर्म के आधार पे भेदभाव, या उनके मूल मतलब जहां से उनकी उत्पत्ति हुई है, मूल वगैरह, उनका जो महिला पुरुष का विभेद होता है, लिंग के आधार पर भेदभाव। अब जैसे लिंग के आधार पर भेदभाव के आप जैसे कि आप पढ़ते हैं इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट, ठीक है, अब इसको आप यहां से लिंक कर सकते हैं कि संविधान का अनुच्छेद 15 जो है, अब आंसर लिखने के समय में, कि संविधान का अनुच्छेद 15 जो है वो लिंग के आधार पर भेदभाव को प्रतिषेधित करता है। और कई बार ऐसा देखा जाता है कि महिलाओं और पुरुषों को एक ही कार्य के लिए अलग अलग जो है पारिश्रमिक दिया जाता है। इसके बाद आगे भी डीपीएसपी में भी हाँ, इक्वल रिम्यूनरेशन, समान पारिश्रमिक अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम, ठीक है। तो यहां से उसको लिंक कर सकते हैं। देखिए, सब चीज को ब्रॉड एंगल में लेंगे तो बहुत सारे जगह हम एक दूसरे को कोरिलेट करते हुए, लिंक करते हुए आंसर का जो इंट्रोडक्शन होता है उसको मजेदार बना सकते हैं। क्योंकि जब भी कोई भी व्यक्ति, चाहे हम हो चाहे कोई भी एग्जामिनर हो, आपका क्वेश्चन का आंसर पढ़ना शुरू करता है तो वो आपके इंट्रो को बड़ा अच्छे से पढ़ेगा। अगर वो रुचिकर लगा तो उसके बाद बाकी के आंसर को मजेदार तरीके से पढ़ता है। तो इंट्रो को थोड़ा भारी बनाइए और कोशिश कीजिए कि जब भी इंट्रो लिखिए तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बातें होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन की बातें होनी चाहिए, कोई फॉरेन ऑथर हो, राइटर हो, या कोई अपने यहाँ का कोई पॉलिटिशियंस हो जो काफी फेमस रहा हो लेबर के रिगार्डिंग, कोई भी हो, उनके कोई कोट हो, इन सबको इंट्रोड्यूस करते हुए बातों को लिखिए ताकि आपका जो इंट्रोडक्शन हो आंसर में वो थोड़ा धांसू दिखे। धांसू दिखेगा तो उसके बाद फिर तो इंप्रेशन जम गया तो हो गया। हम लोग को एक बार इंप्रेशन जमाने की जरूरत होती है, उसके बाद तो फिर आपका पूरा कॉपी फिर अच्छे मजेदार तरीके से निकल जाएगा और लोग उसमें नंबर भी अच्छा देंगे जो भी एग्जामिनर होंगे। तो इंट्रोडक्शंस में इन सब तरह की चीजों को जोड़ सकते हैं आप। सर, रिपोर्ट्स की भी चर्चा कर सकते हैं। रिपोर्ट्स ये डिपेंड करता है क्वेश्चन की प्रकृति पे। शुरू में ही रिपोर्ट्स या फैक्ट या आंकड़ा नहीं लिखना चाहिए। लेकिन अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन का प्रकृति है जहां लिखने से कोई दिक्कत नहीं है तो लिख सकते हैं, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन की प्रकृति पे, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद तो जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव, कोई आदमी बिहार का है, कोई यूपी का है या कहीं है तो उसके आधार पे आपको, अब आप देखिएगा कि बाहर के स्टेट्स में बिहारी मजदूर जो है बहुत फेमस शब्द है। बिहारी शब्द का मतलब ही बाहर में बना दिया गया है मजदूर से। तो ये भी आपको संविधान का जो है सेक्शन 15 का एक तरह से कह सकते हैं कि अवहेलना है, मौलिक अधिकार का हनन है अगर इस तरह से किसी को किया जाता है तो, ठीक है। उसके बाद है आपको अस्पृश्यता का अंत। इसके बारे में भी आप लोग डिटेल से जानते ही हैं, अपने यहाँ छुआछूत की जो प्रथा थी, और श्रमिक वर्ग के अधिकांश श्रमिक जो होते हैं वो आपको ऐसे ही समाज से आते हैं जहाँ पे कि छुआछूत या अस्पृश्यता वगैरह का जो है सो ज्यादा देखने को मिलता है। तो उनके हिसाब से ये अनुच्छेद उनके लिए काफी ही महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके अलावा आपको 6 प्रकार की जो स्वतंत्रता है यह भी काफी ही महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसमें कि आपको एक है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी किसी भी विषय पर, वस्तु पर आप बोल सकते हैं। अब नियोजक है, नियोजक जो है सो दबंग है, अब वो श्रमिक को बोलने की आजादी ही नहीं दे,
या फिर कुछ ऐसा करे कि श्रमिक जो है उसके समक्ष अपनी बातों को नहीं रख सके, तो फिर वो आपके संविधान के अनुच्छेद 19 का वायलेशन हो जाएगा कि भाई आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप अपने बातों को अच्छे तरीके से सक्षम व्यक्ति के समक्ष या जिसके भी समक्ष रख सकते हैं। हाँ, उसमें आप अनुशासन का पालन करेंगे या अन्य चीजों का होना चाहिए, लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो आपकी होगी। शांतिपूर्वक एकत्र होने की जो स्वतंत्रता है। अब मान लीजिए किसी ने ट्रेड यूनियन बना लिया, अच्छी बात है, ट्रेड यूनियन बन गया। अब आपको ये अधिकार ही नहीं है आप एक जगह इकट्ठा हो सकते हैं, तो अधिकार ही नहीं है तो फिर क्या होगा? फिर तो कोई फायदा ही नहीं हुआ ट्रेड यूनियन बनाने का। फिर सब अपने अपने घर में रहिए या अलग अलग रहिए, और फिर किसी भी मुद्दे पर ना प्रोटेस्ट कर सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं। ट्रेड यूनियन बनाने का ही पावर यदि नहीं मिले तो संघ बनाने का ही शक्ति नहीं मिले। तो अनुच्छेद 19 जो है सो काफी ही बेहतरीन तरीके से श्रमिकों को शक्ति प्रदान करता है, संघ बनाने की भी शक्ति देता है। तो आप इसी के आधार पर भी जो है सो ट्रेड यूनियन बना सकते हैं या अपना ग्रुपिंग कर सकते हैं, ग्रुप बना सकते हैं। तो उसके बाद अबाध आवागमन की स्वतंत्रता, अगर ये नहीं है हो तो सोचिए फिर माइग्रेंट वर्कर्स कैसे काम करेंगे? अपने यहाँ बाढ़ आ गई, सुखाड़ आ गया, अब लेबर जो है सो एकदम डिस्ट्रेस में है। अब लेबर को जो है सो फ्लड आने के बाद या ड्राउट होने के बाद जो है डिस्ट्रेस हुआ पड़ा है। तो अब अगर वो कहीं देश में और भी जा नहीं सकता था, तो फिर इस डिस्ट्रेस से निकलेगा कैसे? तो इस डिस्ट्रेस से निकलने के लिए फिर वो माइग्रेट करता है। माइग्रेट किन स्टेट्स में करता है? जहां उसके रोजगार की या जीविका की जो है सो उपलब्धता होती है। तो चला गया, पंजाब चला गया, राजस्थान चला गया, महाराष्ट्र चला गया। तो ये कितना इंपॉर्टेंस रखता है ये आपको छोटा सा 19 से डी, कि भाई आप जो है सो कहीं भी आ जा सकते हैं। तो उस जो प्रवासी श्रमिक है, आपको इस एंगल से आंसर को जोड़ना चाहिए। आप लोगों ने पहले भी अगर आंसर लिखा होगा तो आप याद करिएगा क्या आपने इन पॉइंट्स को उसमें इंक्लूड किया था या नहीं, तो वो मजेदार होगा। कहीं देश में कहीं भी निवास करने के स्वतंत्र श्रमिक कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, और कोई भी व्यवसाय करने की स्वतंत्रता भी काफी इंपॉर्टेंस है। अब जो है मान लीजिए अपने यहाँ एक सामाजिक व्यवस्था थी, सामाजिक व्यवस्था में कोई आदमी लोहार होता है, कोई आदमी बढ़ई होता है, कोई आदमी कुछ होता है, ठीक है। अब लोहार है और उसको मन है पढ़ाने की, तो ऐसा नहीं कि वो पढ़ा नहीं सकता है। आज के समय में संविधान हमको पूरा का पूरा पावर दिया है कि वो पढ़ा भी सकता है। बढ़ई है और उसका मन है नाई का काम करने का, तो बढ़ई नाई का काम कर सकता है। किसी भी तरीके का जो है सो व्यवसाय वो कर सकता है। और ये जो है सो खास करके श्रमिक वर्गों के लिए जो है सो काफी ही महत्व रखता है ये बात। तो ये अनुच्छेद 19 के जो 6 के 6 बिंदु हैं, कई सारे बुक में मैं देखता हूं कि 6 बिंदु के बजाय 1-2 बिंदुओं को ही इंपॉर्टेंस दिया जाता है, लेकिन बेसिकली श्रमिक के दृष्टिकोण से मुझे लगता है कि 6 के 6 बिंदु उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई एंगल से वो श्रमिकों से जुड़े हुए हैं। तो हम लोग को इसका पूरा डिस्क्रिप्शन देना चाहिए एग्जाम्पल आंसर में, उदाहरण के साथ। उसके अलावा फिर और भी कई तरह के जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जैसे अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण है, वो अपना प्रोटेक्शन कर सकता है यदि किसी तरह का अपराध हुआ। हालांकि ये सबके लिए है, श्रमिकों के लिए भी है और उसके लिए भी है, लेकिन हम चूंकि श्रमिकों के दृष्टिकोण से कुछ महत्वपूर्ण को देख रहे हैं तो ये भी देख रहे हैं उसमें। उसके बाद प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है कि उसको जो है सो अपने जीवन को सुरक्षित रखने का जो है एक तरह से पावर मिला हुआ है। इसमें कई सारा आर्टिकल 21A वगैरह इसमें जुड़ा हुआ है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन उतना डिटेल में नहीं लिखना है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है फंडामेंटल राइट है। श्रमिक भी अपने प्राण को बचाने के लिए या अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए जो है सो उनको भी अधिकार मौलिक रूप से मिला हुआ है। इसके अलावा ये सबसे जो इंपॉर्टेंट 2 सेक्शन है जो कि डायरेक्ट उनसे जुड़ जाता है, और यह कहिए कि उस समय जुड़ा हुआ था उनसे डायरेक्ट, एक है मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम, इन सब का प्रतिषेध। ये काफी इंपॉर्टेंस है। अनुच्छेद जो है आपका 23 नंबर। मानव दुर्व्यापार मतलब हो गया आपका एक तरह से, आपने पढ़ा होगा ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक अलग एक्ट भी है, लेकिन हम लोग जो है सो लेबर लॉ में, हालांकि आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए उस पर डिस्कस नहीं करते हैं। इमोरल ह्यूमन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है ये श्रमिक वर्गों में काफी ज्यादा होती है, खास करके तब जबकि किसी प्रकार का डिस्ट्रेस सिचुएशन हो। डिस्ट्रेस सिचुएशन होने का मतलब हुआ क्या कि जैसे कि सपोज कीजिए नेपाल में भूकंप आया था आपको 2016 या 17 में, याद नहीं आ रहा, 16 में शायद नेपाल में भूकंप आया था बहुत तेज, हम लोग के यहाँ भी उसको फील किया गया। और उसके बाद फिर जो है काफी मात्रा में ह्यूमन ट्रैफिकिंग शुरू हुई थी। हम लोग चूंकि इसमें रिपोर्ट बनाए थे, काम किए थे, तो हम जानते हैं इस बात को।
बॉर्डर एरिया है वो किशनगंज का एरिया और कटिहार सब का एरिया, तो वहां से कई सारा ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस मिले थे। तो जब भी डिस्ट्रेस कंडीशन होता है श्रमिक या उस तरह का जो वर्ग है, जब भी वो आर्थिक स्थिति या समस्याओं में फंसता है या किसी प्रकार का आपदा में फंसता है, तो उसके बाद वो सबसे ज्यादा प्रोन हो जाता है, सबसे ज्यादा वल्नरेबल हो जाता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए, क्योंकि उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, रहने के लिए कुछ नहीं है। कोई भी छोटा सा लोभ दे दिया कि तुम ऐसा करो, दिल्ली चलो, दिल्ली में तुमको हम दाई नौकर का काम दिलवा देंगे। अब दिल्ली गया, दाई नौकर का क्या काम दिलवाया उसको, प्रोस्टिट्यूशन या अलग तरीके की समस्याओं में उसको घेर दिया। तो इस तरह का जो है, तो अनुच्छेद 23 जो है वो काफी ज्यादा इंपावर्ड करता है किसी भी व्यक्ति को, उसको फंडामेंटल राइट दिया है कि उसके साथ किसी भी प्रकार का मानव दुर्व्यापार नहीं हो, ट्रैफिकिंग वगैरह की समस्या उसको नहीं झेलना पड़े। आज के समय में भी ये चीजें हम लोग को देखने की पड़ती है। जैसे खास करके बॉन्डेड लेबर का जब भी इशू आता है, तो बॉन्डेड लेबर के इश्यूज में जनरली हम लोग देखते हैं कि ट्रैफिकिंग का भी समस्या रहता है। उसको ले गया कहने के लिए कि आपको फलाना काम दिलवाएंगे, और वहां जाकर के उसको एज ए बॉन्डेड लेबर कैप्चर कर लिया, कैप्टिव हो गया, और कैप्टिव होने के बाद फिर उससे जैसे मारपीट किया, जैसा मन तैसा काम करवाया। धीरे बाद में समस्या खुली, किसी कारण से पता चला तो रेस्क्यू हुआ, रिहेबिलिटेशन हुआ, ये हुआ। तो मानव दुर्व्यापार, और उसी से इसीलिए लिंक्ड है आपको बॉन्डेड लेबर की समस्या, बलात् श्रम, जबरदस्ती किसी से मेहनत करवाना, श्रम करवाना, पैसा नहीं देना, पैसा जितना होना चाहिए उसका आधा या उससे काफी कम देना या न देना। तो ये सारा बात जो है सो बलात् श्रम के अंतर्गत आता है। तो ये अनुच्छेद 23 जो है वो एकदम डायरेक्ट लिंक करता है आपको श्रमिकों से। उसके बाद जो है आपको अनुच्छेद 24, ये है कारखानाओं आदि में बालकों के नियोजन पर जो है प्रतिबंध। तो ये भी आप जानते हैं, ये तो डायरेक्ट लिंक्ड हो जाता है लेबर से कि भाई कारखाना आदि में जो है बालकों का नियोजन पर प्रतिबंध, जिसमें कि 14 वर्ष से कम उम्र के बालक के नियोजन पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो आज के पहले के समय में केवल हैजार्डस, आप जो पहला चाइल्ड लेबर एक्ट पढ़ते थे 1986 का, पढ़ा होगा आप लोगों ने, तो उसमें हैजार्डस ऑक्यूपेशंस जो थे उनका शेड्यूलिंग किया गया था, अनुसूची में ऑक्यूपेशंस और प्रोसेस में उनको बांटा गया था। अनुसूची 3 में व्यवसाय और प्रक्रिया। तो ऑक्यूपेशंस एंड प्रोसेसेस में आपको 18 प्लस 65 टोटल शेड्यूल था। आवाज आ रही है? पुराना वाला में अब अमेंड हो गया। तो 18 प्लस 65 था। अब जो है सो इसमें केवल उनको बैन किया गया था, बाकी जगह 14 वर्ष के लोग काम कर सकते थे। नया अमेंडमेंट हुआ 2016 में, तो फिर इन्होंने कंप्लीट बैन कर दिया, 14 वर्ष तक को कंप्लीट बैन कर दिया। और 14 से 18 के लिए भी फिर उन्होंने हैजार्डस का लिस्ट बना दिया कि इस हैजार्डस लिस्ट के हिसाब से जो आएंगे वो उसमें काम नहीं कर सकते। तो इसमें हम लोग एक्ट का जब डिस्कशन करेंगे तो डिटेल करेंगे। तो ये अनुच्छेद भी जो है सो आपको श्रमिकों से डायरेक्टली लिंक्ड है। अब बात कर लेते हैं कुछ डीपीएसपी की। ये जो डीपीएसपी है, क्यों गए भैया, डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट है, तो क्या बेसिक डिफरेंस है इसमें? क्या बेसिक डिफरेंस है? अधिकार को हम न्यायालय में ले जा सकते हैं और डीपीएसपी और अपरिवर्तन न्यायालय। ठीक है। मूल अधिकार है जो बाध्यकारी है, और डीपीएसपी है वो बाध्यकारी। सर मूल अधिकार व्यक्ति से जुड़ा हुआ है और नीति निर्देशक तत्व राज्य से जुड़ा हुआ है। वेरी गुड, यही सारे पॉइंट आप लोग के मोरलेस सही है। बाध्य नहीं है सर। उस अधिकार का अगर उल्लंघन होता है तो हम उसको न्यायालय में ले जा सकते हैं, और नीति निर्देशक तत्व का अगर उल्लंघन होता है तो वो बाध्यकारी नहीं है कि हम उसको न्यायालय में ले जाकर। वेरी गुड। तो चलिए, आपके पास पॉइंट क्लियर है। एफआर राजनीतिक प्रकृति के हैं और जबकि डीपीएसपी आर्थिक और सामाजिक प्रकृति के हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। तो ये आपके पास पॉइंट क्लियर है कि जो मूल अधिकार था ना वो ज्यादा स्ट्रिक्ट है, व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, और जो डीपीएसपी है वो एक डायरेक्शन देता है कि भाई इस तरह का नियम कानून राज्य बनाए। क्लियर? राज्य को बनाने के लिए एक डायरेक्शन देता है कि राज्य, लिखा ही हुआ है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मतलब राज्य अपनी नीतियों को, पॉलिसीज को कैसे बनाएंगे उसका वो डायरेक्टिव है, निर्देशक है। समझ रहे बात को? लाइन को पकड़ लीजिएगा। तो कहने का मतलब कि राज्य की नीतियों में किन किन बातों को समाहित किया जाना चाहिए। जब राज्य कोई एक्ट बना रहा है, राज्य कोई स्कीम बना रहा है, राज्य कोई रूल बना रहा है, राज्य कोई रेगुलेशन बना रहा है, तो फिर वो डीपीएसपी को कोट करे या डीपीएसपी के अकॉर्डिंग चले। तो इसीलिए देखिएगा, जब भी स्टेट का कोई भी स्कीम बनता है तो फलाने अनुच्छेद के तहत राज्य नीति निर्देशक तत्व के किसी अनुच्छेद से पावर लेते हैं हम लोग। अनुच्छेद हो सकता है 42 हो, अनुच्छेद 39 हो, कुछ भी हो, ठीक है।
तो इसमें अनुच्छेद 38 है आपको, वो कहता है कि लोक कल्याण की बढ़ोतरी के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था को सुनिश्चित करना। ठीक है, यानी कि फिर वही बात जो हमने वहां पे बोली थी, कहा प्रस्तावना में, कि प्रस्तावना में हमने कहा था कि भाई सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय हो, और इसके लिए सरकार प्रयास करेगी, स्टेट गवर्नमेंट की, भाई लोक कल्याण की बढ़ोतरी के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। अब इसमें कई सारी बातें आती है। अब जैसे देखिए कि अपने यहाँ सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो जैसे SC/ST एक्ट है अपने यहाँ, ठीक है, या और भी इस तरह का कोई एक्ट हो, अनटचेबिलिटी से रिलेटेड एक्ट हो सकता है, या किसी भी प्रकार का विभेद से, तो वो सब सामाजिक न्याय से जुड़ जाता है। आर्थिक के दृष्टिकोण से भी यदि हम सपोज कीजिए कि किसी प्रकार का मॉनिटरियल बेनिफिट्स देते हैं, सपोज कीजिए किसी वर्ग को छात्रवृत्ति के रूप में देते हैं, या किसी को हम आर्थिक सहायता देते हैं, उद्यम, जैसे बिहार में उद्यमी योजना वगैरह है जिसमें 10 लाख या 5 लाख तक का लोन वगैरह सैंक्शन किया जाता है, 25 लाख तक का शायद अब बढ़ गया है वो, तो स्कीम देख लीजिएगा। तो इस तरह की बात जो होती है, उसमें भी हम उन वर्गों को देते हैं जो कि डिप्राइव्ड हैं, वंचित हैं समाज में, श्रमिक वर्ग हैं, तो उनको रोजगार करने के लिए अगर हम लोन दे रहे हैं, मुद्रा योजना वगैरह भी आती है, जैसे अभी 10,000 रुपया का आया है आपको PM स्वनिधि योजना है, ध्यान से उतर रहा है मेरे, स्वनिधि योजना है, वो रेहड़ी वाले सबके लिए, पटरी वाले सबके लिए आया है। ठीक है, जो छोटे छोटे दुकानदार है, जो रोड पे दुकान चलाते हैं, वो सब भी अपना जो है सो लोन वोन ले सकते हैं, छोटा मोटा। PM सम्मान योजना है वो। नहीं, सम्मान योजना नहीं है, स्वनिधि योजना ही है, स्वनिधि योजना गवर्नमेंट के द्वारा लोन सेंक्शन किया जाता है। हाँ। तो इसी तरह से उसके अलावा राजनीतिक न्याय की बात करें तो अपने जैसे कि यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रावधान है, और फिर स्टेट्स ने भी अपने यहाँ विधानसभा, विधान परिषद वगैरह में कुछ सीटों को रिजर्व किया है। पंचायत में भी अगर बात करें तो 50% महिला आरक्षण। देखिए, आपको लिंक करना होगा बातों को, कहाँ उस DPSP के किस बात को सरकार ने, ऐसा एक क्वेश्चन भी पूछा था BPSC ने GS में कि DPSP का कैसे सरकार क्या इंप्लीमेंटेशन कर रहे हैं 53-55 में, एग्जैक्ट याद नहीं हमको क्वेश्चन, तो ये लिंक करना होगा राजनीतिक न्याय में। अब महिलाओं को सशक्त करने के लिए 50% आरक्षण दिया इसमें पंचायती राज सिस्टम में, तो इस सब तरह की बातों को जो है सो तो अनुच्छेद 38 के तहत ही वो सब पावर मिलता है। उसी तरह से अनुच्छेद 39 है, इसमें भी कई बातें हैं, जैसे कि नागरिकों को जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार है, तो श्रमिकों के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंस है जीविका ही। उसी के अलावे जैसे सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का सम वितरण होना चाहिए, जो हमने पहले भी बात किया था कि आपका जो पैसा है उसका, या मनी है, समाजवाद का जो कॉन्सेप्ट है उसका सेंट्रलाइजेशन नहीं हो जाए, भौतिक संसाधन जो है, जो रिसोर्सेज हैं हमारे, वो भी किसी एक व्यक्ति के पास जमा नहीं हो जाए, तो उसका जो है सम वितरण सुनिश्चित किया जाए। संपत्ति का एकत्रीकरण जो है उसको भी रोकना है। पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन, इसके बारे में फिर हमने जैसे जिक्र किया था इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट वगैरह, कि वहां पे आपको जो है समान कार्य के लिए समान वेतन, तो हम लोग उसमें 39D वगैरह को अपनी नोटिंग में या अपने आंसर राइटिंग में लिखेंगे। कर्मकारों के लिए स्वास्थ्य की सुरक्षा, तो कई सारे हमारे यहाँ जो एक्ट बने हैं उसके जो रूल्स बनते हैं, तो स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए हम उसमें प्रावधान रखते हैं। उसमें आपको चाइल्ड एंड एडोलसेंट्स लेबर एक्ट जो है उसमें भी है, आपको फैक्ट्री एक्ट का रूल बना है 1950 का, उसमें भी है। तो इस सब में आपको सरकार को पावर है, और सरकार को रूल में भी पावर दिया जाता है कि एक्ट में भी क्या आप रूल बनाइए। बालकों एवं महिलाओं के स्वास्थ्य के विकास के लिए कई तरह का स्कीम वगैरह का आप जिक्र जानते हैं, जो फीमेल से जुड़ा हुआ है, सैनिटरी नैपकिन्स वगैरह से रिलेटेड है, जो उनके स्वास्थ्य को देखते हुए है, प्लस गर्भवती महिलाओं के लिए पोषण वगैरह को देखते हुए, चाहे छोटे बालकों के लिए टीकाकरण वगैरह से सब। हाँ, मिड डे मील भी आ जाएगा, हाँ, मिड डे मील भी आ जाएगा, टीकाकरण का अभियान भी है। तो कई तरीके की बातें हैं, आप इसको और डिटेल में जब खोजेंगे सरकार की स्कीम्स को और उसके रूल्स रेगुलेशंस को, तो आपको मिलेगा कि हाँ ये उससे जुड़ सकता है, ये उससे जुड़ सकता है। और आपको चाहिए भी, एक स्टूडेंट्स को जो कि सिविल सर्विसेज निकालना चाहता है, उसको हर बात को संविधान के दृष्टिकोण से देखने की आदत बनानी चाहिए, ताकि उसका इंटरव्यू भी जबरदस्त जाए और उसका आंसर राइटिंग भी जबरदस्त हो जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 39 को है कि सामान्य न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, तो इसमें आपको नालसा वगैरह है, या डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी होता है, या नेशनल स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी करके होता है, वो लोग जो है सो विधिक सहायता वगैरह उपलब्ध कराते हैं गरीबों को। ठीक है, उसके बाद आपका सेक्शन आर्टिकल 41, 42, 43, 43A एंड 45, इन सब में भी कई सारे बातों का जिक्र है, जो कहीं ना कहीं अपने श्रमिक बंधुओं से जुड़ता है, जैसे काम पाने का
शिक्षा पाने का, बेकारी, बुढ़ापा, गरीबी, बीमारी तथा निःशक्तता की दशाओं में लोक सहायता पाने का अधिकार। तो कई सारे स्कीम है अपने यहाँ, जैसे कि सरकार मान लीजिए अगर कोई स्कीम लाती है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, या स्टेट के लिए कोई स्किलिंग का स्कीम है, तो उसका पर्पस यही होता है कि उस वर्ग को जो है स्किल करके उसको काम वगैरह मिले। शिक्षा पाने का तो हमारे यहाँ तो खैर कंपलसरी एजुकेशन है, ये फ्री है, आपको 6 से लेकर 14 वर्ष तक के एजुकेशन को आरटी के तहत ही फ्री किया हुआ है। उसके अलावा बेरोजगारी भत्ता वगैरह का भी बात आपने सुना होगा। अपने यहाँ स्टूडेंट्स की तैयारी के लिए उसको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देते हैं हम लोग। एक्चुअली उसको बोलते हैं स्वयं सहायता भत्ता। आपने सुना है नाम इसका? जी सर। कौन सा निश्चय के तहत है? 7 निश्चय में कौन सा? सेल्फ हेल्प अलाउंस करते हैं उसको। कौन सा निश्चय? पीटी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन था सर। हाँ, कौन सा इस हाँ सेकंड नंबर का निश्चय था वो, आर्थिक हल युवाओं का बल। उसी में सेल्फ हेल्प अलायंस था, और उसमें और भी 2 चीज था, कुशल युवा प्रोग्राम था। इसका भी कोशिश है कि हम रोजगार वगैरह के वृद्धि हो, उसको काम पाने से जोड़ सकते हैं उसको। उसके अलावा लिंकिंग सीखिए, जो मैं बता रहा हूँ ना, मेरा बताने का उद्देश्य ऐसा नहीं, उस स्कीम को आप जानते हैं, लेकिन उसको कैसे कहाँ से लिंक करेंगे, न केवल यहाँ बल्कि और भी जगहों पर, तो आपके लिए मजेदार हो जाएगा आंसर राइटिंग। तो कुशल युवा प्रोग्राम है। उसके बाद आपको इसमें एक और है, KYP था, कुशल युवा प्रोग्राम था, सेल्फ हेल्प अलायंस था, और एक था इसमें योजना विभाग से चलता था सेल्फ हेल्प अलायंस, कुशल युवा प्रोग्राम, और एक इसमें क्या चलता था, 3 चीजें थी इंपॉर्टेंट इसकी, KYP, सेल्फ हेल्प अलायंस और KYP, सेल्फ हेल्प अलायंस, और मैं भूल रहा हूँ एक, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। हाँ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, लोन वाला। हाँ बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड। इसमें 4 लाख रुपए तक का जो है आपको ये दिया जाता है, क्रेडिट दिया जाता है बहुत मिनिमम इंटरेस्ट पे। ठीक है, सरकार बाद में बोले हम इसको फ्री भी कर देंगे। इसके लिए एक कोष भी अलग से, निगम की भी स्थापना की गई, कोष की, फंड की, कि भाई फंड भाई अलग से मिले, बैंक लोन वगैरह देने में दिक्कत करते थे। सारा चीजों को पढ़िएगा अपना डिटेल से फिर। तो ये सारी बातें हैं। उसके अलावा कार्य की मानवोचित दशा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। श्रमिकों के दृष्टिकोण से देखें तो भाई कार्य करने का जो जगह है वो कार्य की करने के लायक तो होना चाहिए। प्रसूति सहायता, मैटरनिटी बेनिफिट की बात करें तो ये सारे उपबंध अनुच्छेद 42 के तहत है। उसके अलावा सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, स्टिल वी आर स्ट्रगलिंग फॉर द लिविंग वेज। ठीक है, यहाँ अभी तक हम लोग मिनिमम वेज ही देते हैं। ठीक है, मिनिमम वेज जो होता है वो 3 तरह की मजदूरी होती है, आपने पढ़ा होगा। एक होता है निर्वाह मजदूरी, एक होता है उचित मजदूरी, ठीक है, और एक होता है न्यूनतम मजदूरी, नहीं न्यूनतम मजदूरी, निर्वाह से उचित और न्यूनतम। ठीक है, तो अभी तक हम लोग न्यूनतम मजदूरी ही दे रहे हैं। और हमारा जो 43 ये कहता है भैया कि हमको, सॉरी 43 कहता है कि हमको निर्वाह मजदूरी तक पहुंचना है। इसके बारे में मेरी अलग से वीडियो भी बनी हुई, आप वहां जाके देख लीजिएगा तीनों का डिफरेंस। अभी हम बताएंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। उसके बाद वर्कर्स का पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में ये भी एक है कि स्टेट को भाई दिया कि भाई आप इस पर भी कुछ सोचिए। हालांकि अपने यहाँ कुछ इस तरह का खास इस पर कोई रूल या स्कीम या कोई इस तरह का प्रोग्राम नहीं है, बट स्टेट को पावर दिया गया। बालकों को 14 वर्ष तक की आयु पूर्ण होने तक अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, जो हालांकि अब तो सब जगह है राइट टू एजुकेशन के तहत, तो वो आपको DPSP में आता है। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है आपको। इसके अलावा अनुच्छेद 47 भी है, जिसमें पोषाहार स्तर एवं जीवन स्तर को ऊंचा करने का प्रयास करना है, ताकि सभी जो लेबर हैं या उनके जो बच्चे हैं उनका जो लाइफ स्टाइल है वो अच्छा हो, और उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो वो बेहतर प्रदर्शन भी करेंगे। अब अगर हम बात करते हैं शेड्यूल 7 की, तो 7वीं अनुसूची जो है आपका संबंधित है शक्ति के विभाजन से, कि स्टेट क्या कर सकता है और सेंटर क्या कर सकती है, और कहाँ दोनों काम कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टेट के लिए संघ सूची में ऐसे मामलों को रखा गया है श्रमिकों से जुड़ा हुआ, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को देखना है। जैसे रेलवे का श्रमिक है, जैसे पोर्ट का श्रमिक है, माइंस का श्रमिक है, खान का श्रमिक है। तो इस तरह का जो है सो मैटर जो है सो उससे रिलेटेड, या एयरपोर्ट का श्रमिक है, तो ये सब मैटर जो है सो सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है। उसके अलावा ILO से संबंधित कोई भी मैटर है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम सम्मेलन से संबंधित मैटर है, तो ये सारे प्रवासी श्रमिक का मैटर है। 2 या अधिक स्टेट के बीच किसी तरह का डिस्प्यूट होता है लेबर या किसी इश्यूज को लेकर के, तो ये सारे मैटर पे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सो नियम कानून बनाती है।
समवर्ती सूची में दोनों को पावर है, और अपने यहाँ जो श्रम का विषय है वो बेसिकली श्रमवर्ती सूची में ही है, और यहीं से डिसाइड होता है कि यदि वो श्रमिक सेंट्रल गवर्नमेंट से गाइडेड होगा तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट यानी समुचित सरकार। आपने देखा होगा कई बार एक्ट में वर्ड यूज होता है समुचित सरकार। तो समुचित सरकार मतलब कौन? उस एस्टेब्लिशमेंट को जो सरकार गवर्न कर रही है वो समुचित सरकार हो गई। स्टेट के मामले में स्टेट गवर्नमेंट, सेंटर के मामले से तो श्रम चूंकि समवर्ती सूची का विषय है तो ज्यादातर मैटर्स में आते हैं श्रम संघ, औद्योगिक विवाद, समाज कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, ये सारे मैटर्स में आते हैं, जिस पर कि चाहे तो स्टेट भी रूल बना सकती है तो सेंटर भी रूल और एक्ट बना सकती है, लेकिन जनरली सेंटर ही बनाती है, स्टेट उसको इंप्लीमेंट करती है और अपना रूल बनाती है। एक्ट या कोड अभी देखिए जैसा कि 4 कोड आया है तो सेंटर ने ही उसको बनाया, पारित किया, अब स्टेट उसको इंप्लीमेंट करने का प्रयास कर रही है। राज्य सूची में अब स्थानीय श्रम प्रशासन से संबंधित विषय आते हैं। तो ये हो गया आपका शेड्यूल की बात। उसके अलावा कुछ सेक्शन है जो कि केवल श्रम प्रशासन से जुड़ा हुआ नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन से पूरा जुड़ा हुआ है, जैसे 256, 57, 58, लेकिन वो श्रम प्रशासन के व्यू से भी इंपॉर्टेंस रखता है। यदि मान लीजिए सेंटर और स्टेट के कानून में कहीं भी विवाद होगा तो उस स्थिति में क्या होगा, तो उस स्थिति में राज्य की सर्वोच्चता होगी, आपने पढ़ा होगा पहले भी, तो ये आपका है। उसके अलावा केंद्र या राज्यों को श्रम कानून प्रशासन से संबंधित निर्देश देने की शक्ति जो है सो सेंटर को मिली हुई है। उसी के अलावा सेंटर जो किसी भी राज्य में श्रम कानून के क्रियान्वयन के लिए अपना प्रतिनिधि या पदाधिकारी दे सकता है, जैसे कि आईएएस सर्विस होता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, तो उसी तरह से इस बार जो सोशल सिक्योरिटी कोड बना था पहले, उसमें उन्होंने इंडियन लेबर सर्विस का कॉन्सेप्ट रखा था, सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर की, इंडियन सोशल सिक्योरिटी सर्विसेज का, लेकिन बाद में फिर वो कॉन्सेप्ट हटा दिया गया। लेबर कोड का बहुत ज्यादा विरोध हुआ उस समय सोशल सिक्योरिटी कोड का, तो फिर नया कोड आया तो उसमें अब ये सर्विसेज तो है नहीं, यानी आज की डेट में इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह गया, लेकिन सरकार को पावर है, केंद्र सरकार चाहे तो इस तरह के सर्विसेज वगैरह क्रिएट करके अपना एडमिनिस्ट्रेशन, लेबर एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती है अपने तरीके से जो भी है। तो ये सारी बातें जो है आपको आती है कॉन्स्टिट्यूशंस में, श्रमिकों को देखते हुए या श्रमिकों के लिए क्या बातें जो है सो निहित की गई है उसमें। अब इसमें अगर किन्हीं के मन में कोई डाउट है तो हम लोग डिस्कस कर लें, अदरवाइज इसको हम लोग खत्म करेंगे। सर निर्वाह मजदूरी और नियमित मजदूरी में क्या अंतर है? 1 मिनट, कोई ज्वाइन करना चाह रहे हैं क्या? हाँ बोलिए, अब क्या बोल रहे थे? सर निर्वाह मजदूरी और न्यूनतम मजदूरी में अंतर क्या है? क्योंकि न्यूनतम मजदूरी भी तो उतना ही दिया जाता है जो निर्वाह करने नहीं, तीनों में अंतर है, ठीक है, तीनों में निर्वाह मजदूरी अधिक होती है। हाँ ठीक है, देखिए 3 मजदूरी है, समझ लीजिए बात को, तीनों को समझ लीजिए, हालांकि मेरी वीडियो देख लीजिए डिटेल में, उसमें समझ में आ जाएगा। एक है निर्वाह मजदूरी, एक है उचित मजदूरी और एक है न्यूनतम मजदूरी, ठीक है। सबसे कम होता है न्यूनतम मजदूरी, ठीक है, सबसे ज्यादा होता है आपको निर्वाह मजदूरी। न्यूनतम मजदूरी मतलब कि भोजन, वस्त्र, आवास की आवश्यकता पूरी हो जाए, किसी भी प्रकार से भोजन, वस्त्र, आवास और थोड़ी बहुत आवश्यकताओं को, कतिपय आवश्यकताओं को वो पूरा कर सके। उचित मजदूरी में भोजन, वस्त्र, आवास तो पूरा अच्छे से हो ही, उसके अलावा उसको जीवन जीने की जो बेसिक सुविधाएं हैं, जैसे कि स्वास्थ्य की सुविधा, शिक्षा की सुविधा, मनोरंजन वगैरह की सुविधा, वो मिल जाए। और यदि निर्वाह मजदूरी हो तो उसमें भोजन, वस्त्र, आवास जो बेसिक सुविधा है उन सब में पर्याप्तता हो, इसके अलावा वो लग्जरियस लाइफ जी सके, इस तरह की सुविधाएं उसको मिले, ठीक है, तो सबसे ज्यादा उसको माना जाता है। क्लियर? ओके सर, ठीक है सर आर्टिकल 256, 257, 258 दोबारा से बता दीजिए। कुछ नहीं है, देखिए वो न केवल श्रम के लिए बल्कि सब तरह के कानून के लिए है। यदि स्टेट को और सेंटर को किसी भी कानून पे, मान लीजिए सपोज कीजिए चाइल्ड लेबर एक्ट पे कानून बना, या सपोज कि हाँ चाइल्ड लेबर एक्ट पे ही कानून बना, और कानून बनने के बाद स्टेट ने कहा कि नहीं हम 14 नहीं, हम करेंगे 12 साल तक का बच्चा जो है वो कहीं भी काम नहीं कर सकता, 12 साल से ऊपर कहीं भी कर सकता है, ऐसा कानून कोई स्टेट बना दे, तो उस समय जो प्रिवेल करेगा वो सेंटर का कानून प्रिवेल करेगा। उसके अलावा 2 बातें और हमने आपको बताई कि वो डायरेक्शन दे सकता है एडमिनिस्ट्रेशन में, लेबर एडमिनिस्ट्रेशन चूंकि राज्य का विषय है, लेकिन केंद्र को पावर है कि वो लेबर एडमिनिस्ट्रेशन में डायरेक्शन राज्य को दे सकता है। और उसके अलावा यदि केंद्र चाहे तो अपने प्रतिनिधि या अपने ऑफिसर या अपने रिप्रेजेंटेटिव भी नियुक्त कर सकता है लेबर एडमिनिस्ट्रेशन को सही तरीके से स्टेट में चलाने के लिए। ये सारे पावर उसको दिए गए। सर प्रस्तावना में जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है उसका कुछ मतलब समझा सकते हैं देश के प्रति? तो उसका तो लेबर से रिलेटेड नहीं है मैटर वो, इसीलिए मैंने उस पर डिस्कस नहीं किया कि उसका हमारा से संबंध नहीं था। लेकिन प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या हुआ, यानी वो एक तरह से अपनी टेरिटरी के अंदर वो जो गवर्नमेंट है ना उसको फुल पावर है किसी भी काम को करने की, ठीक है, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है।
जैसे कि सर मौलिक खुद लेगा। हाँ, क्या बोले, फिर से बोलिएगा। हेलो सर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न के बारे में अपना कह डिसीजन सकते हैं। बिना किसी के दबाव का ले सकता है। हाँ, उसको अपनी टेरिटरी के अंदर पूरा का पूरा पावर है अपने काम को देखने की, या अपने क्या कह सकते हैं अपने टेरिटरी को चलाने की, अपने देश को चलाने की, जो भी उसके पॉलिटिकल हेड होंगे या जो भी उसका सिस्टम होगा। अपने यहाँ प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं, अपने यहाँ का सिस्टम है, किसी यहाँ के राजशाही हो, किसी के यहाँ कुछ भी हो, बट वो यदि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है तो अपनी टेरिटरी के अंदर अपना डिसीजन लेने के लिए उसका स्टेट हेड जो है या उस पूरे देश का जो हेड है वो पूरे रूप से स्वतंत्र होगा। उसको किसी दूसरे से लिंक नहीं रहेगा कि हाँ भाई ब्रिटेन अगर ऑर्डर देगा तब ये काम हो सकता है, या फिर कुछ और तरह की बातें। मतलब आप अपने आंतरिक मामले में किसी का भी सहयोग के बिना मतलब वो अपना डिसीजन ले सकते हैं। न केवल आंतरिक बल्कि बाहरी मामला भी, अगर मान लिया हमको किसी दूसरे देश के दूसरे के साथ भी अगर संबंध रखना है, किसी दूसरे देश के, इजराइल के साथ हमको संबंध रखना है, फिलिपींस के साथ संबंध रखना है, नहीं रखना है, क्या करना है, उसके लिए कोई तीसरा आदमी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। हम अपने तरीके से उसको डिसाइड कर सकते हैं। हाँ,